Hello students, welcome back to the online class. This is the third part of the chapter, genetics. In this part, we are going to cover Mendel's law of inheritance, law of dominance, law of segregation, law of independent assortment, test cross, back cross and reciprocal cross. Okay, so let's start. First of all, Mendel's law of inheritance. Principle or laws of inheritance discovered by Mendel are called as Mendelism. It includes थ्री लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, मेंडल्स के जो लॉ है इनहेरिटेंस को उन्हें मेंडल ने डिस्कवर किया गया था और इसे मेंडेलिज्म कहा गया था. थ्री लॉज मेंडल ने डिस्कवर किए थे. पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, ये ऑलरेडी हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. इट्स जस्ट अ रिविजन ऑफ द लॉज. ओके, द फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि इफ़ वी क्रॉस बिटवीन द टू प्योर लाइन ऑपोजिट कैरेक्टर्स द रिजल्ट विल बी ऑलवेज डोमिनेंट. लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. डोमिनेंस मतलब जो कि हमें सामने दिखाई दे. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं. ठीक है, तो जब कभी हम क्रॉस करवाते हैं किसी भी प्योर लाइन ऑपोजिट कैरेक्टर्स के बीच में, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा डोमिनेंट ही होता है. ठीक है, इन अ हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड इंडिविजुअल ओनली वन एलिल और फैक्टर आउट ऑफ द टू एलिल्स express its effect while the other remains unexpressed. The allele which expresses its effect in the hybrid is called dominant factor. Okay, dominant factor or allele. The other allele which is unable to show its effect in the hybrid is known as recessive factor. उसे हम क्या कहते हैं, recessive factor कहते हैं. ठीक है, so जैसा कि मैंने बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि आपका हमेशा द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इट्स सेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इट्स सेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज रिसेसिव. ओके, सो ये लॉ जो था वो यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ दो ही कैरेक्टर हमें दिखेंगे, मतलब या तो डोमिनेंट है या तो रेसेसिव है. ठीक है, या तो इंसान बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम इंटेलिजेंस की बात ले लेते, तो या तो इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा या तो बिल्कुल बुद्धू होगा, पर बीच का एवरेज भी एक होती है माइंड. अगर इंटेलिजेंस की बात ले तो एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं. ठीक है ना, एवरेज लोग भी होते हैं, तो वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे. इसलिए अकॉर्डिंग टू मेंडल्स वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं. पर ये गलत है, क्योंकि एग्जिस्ट, सच्चाई क्या है कि हमारे वर्ल्ड में एवरेज लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, जो बहुत बीच के होते हैं, ना तो बहुत अच्छे होते हैं ना तो बहुत खराब होते हैं. ठीक है, सो इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड यूनिवर्सली बिकॉज अकॉर्डिंग टू मेंडल ओनली टू कैरेक्टर्स एग्जिस्ट, इधर डोमिनेंट और रिसेसिव. Okay, so if we talk about the average peoples, then according to Mendel's they doesn't exist, but reality is that they exist. Okay, so this law was not universally accepted. Okay, the next is law of segregation. Law of segregation क्या कहता है कि the two factors or alleles of a character are particulate entities which keep their identity intact in the individual. They separate out randomly at the time of gametogenesis. A gamete comes to have only a single factor or allele of a character and is therefore always pure for a character. Because of it, the law of segregation is also called as law of purity of gametes. ओके, इसमें क्या बताता है कि आउट ऑफ टू अलिल्स, जब क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमेशा अलिल्स जो होते हैं वो ग्रुप में ही हमेशा पेयर करके हमेशा अपने आप को डिफाइन करते हैं, हमेशा रहते हैं. तो आउट ऑफ टू अलिल्स जब सेपरेट होते हैं, वन गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ऑफ जीन, तब भी ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे आपस में क्या होते हैं कि जब भी ये अलग होते हैं तो ये अलग होने के बाद भी ये अपनी जो क्वालिटी होती है उसको खोते नहीं हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हम क्लास में एक गंदा बच्चा है और एक अच्छा बच्चा है. ठीक है, जब गंदा बच्चा अच्छे बच्चे के साथ में पेयर करता है, आपस में एक ही क्लास में दोनों पढ़ रहे हैं. ठीक है, दोनों, एक गंदा बच्चा है एक अच्छा बच्चा आया है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं. ठीक है, पढ़ने के बाद में जब वो क्लास से बाहर निकलते हैं तो गंदा बच्चा अपने घर जाता है, अच्छा बच्चा अपने घर जाता है. ठीक है, दोनों के कैरेक्टर्स आपस में मैच नहीं किए हुए हैं. उस गंदे बच्चे ने अच्छे बच्चे की कोई क्वालिटीज़ उससे नहीं ली, उसने अपना काम किया, अपनी पढ़ाई की और घर आ गया. ठीक है, उस अच्छे बच्चे ने भी गंदे बच्चे से कोई क्वालिटी उसकी नहीं ली, उसने भी अपना काम किया, पढ़ाई की, वापस आ गया. ठीक है, ये दोनों
अच्छे बच्चे और गंदे बच्चे आपस में मिले थे, पढ़ाई करने के लिए एक जगह बैठे, पर जैसे ही इनका काम खत्म हुआ ये दोनों अलग हो गए। दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, एक दूसरे के कैरेक्टर्स को इन्होंने कोई मतलब लिया नहीं, कहीं से कोई मिलावट नहीं आई इनके अंदर में। जब ये अलग हुए तो दोनों बिल्कुल प्योर थे, ना ही अच्छे बच्चे में गंदे बच्चे की क्वालिटी आई, ना ही गंदे बच्चे में अच्छे बच्चे की क्वालिटी आई, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल प्योर थे। और गैमेट फॉर्मेशन के समय में, वैसे ही गैमेट फॉर्मेशन के समय में जब दो अपोजिट कैरेक्टर्स आपस में एक साथ मिलते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस जब दो कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं और गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है, ये दोनों के दोनों अलग होकर के बिल्कुल प्योर कैरेक्टर्स देते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि मेल्स का जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स और वाई होता है, ठीक है, बट दे डू नॉट मिक्स या डिस्टर्ब नहीं करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। एक्स और वाई जो होते हैं वो ना तो आपस में मिलते हैं और ना ही एक दूसरे में डाइल्यूट होते हैं और ना ही डिस्टर्ब करते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और जब ये गैमेट्स फॉर्मेशन, जब गैमेट्स को फॉर्म करने जाते हैं तो एक्स जो होता है, एक्स और वाई जो होता है, उसमें से एक्स जो होता है वो एक्स के साथ मिलकर के गर्ल देता है और जो वाई होता है वो एक्स के साथ मिलकर के बॉय देता है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में बिल्कुल भी अपने कैरेक्टर्स को बिल्कुल भी मिसमैच नहीं करते हैं, दोनों बिल्कुल अलग रहते हैं, ठीक है ना। वैसे इससे हमने बताया कि आपको एग्जांपल दिया है कि एक अच्छा बच्चा आया, एक बेकार बच्चा आया, ये दोनों ही आपस में मिल कर के क्या वो एक ही क्लास में दोनों ने पेयर बना लिया, ठीक है, आपस में मिल गए। पर गैमेट फॉर्मेशन के समय में, यानी जब ये लोग पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी ये जो अच्छा बच्चा था वो अच्छी क्वालिटी लेकर के जा रहा है, ये गंदा बच्चा अपनी गंदी क्वालिटी लेकर, इन्होंने अपनी क्वालिटीज़ को एक जगह पे अपने आप को बैठाया, साथ में दोनों ने पेयर बनाया, पर अपनी क्वालिटीज़ को एक दूसरे के ऊपर लादा नहीं। जब ये अलग हुए तो बिल्कुल प्योर गैमेट्स बन करके अलग हुए, बिल्कुल प्योर बन करके ये एक दूसरे के साथ में अलग हुए, कहीं भी इन्होंने मिसमैच नहीं किया, कहीं भी ये एक दूसरे के साथ में जुड़े नहीं हैं, ठीक है ना। तो यही आपका सेकंड वाला लॉ जो है सेग्रीगेशन, कि जब आपके जो एलिल्स होते हैं जब आपस में पेयर बनाते हैं तो ये अपनी अपनी क्वालिटी को शो करते हैं, पर जैसे ही ये पेयर आपके एलिल्स अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन के समय में, जैसे ही पेयर्स आपके अलग होते हैं तो ये बिल्कुल ये अपने अपने कैरेक्टर्स को बिल्कुल अलग अलग ही रखते हैं, बिल्कुल मिसमैच नहीं करते हैं, ठीक है। और इन्हें हम गैमेट्स ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं हुए होते हैं, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द टू फैक्टर्स और alleles of a character separate and pair independently to the two factors of other characters during gametogenesis and fertilization. It results in new combination or recombination of traits. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में ही समझा दे रही हूँ कि जब आप लॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो आप दो कैरेक्टर्स को लेकर के पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये दो कैरेक्टर्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये दोनों कैरेक्टर्स, सपोज द कैरेक्टर्स आर, हमने जो कैरेक्टर्स लिया हुआ है वो आपका कुछ इस तरीके से है। सपोज द कैरेक्टर जो हमने लिया हुआ है वो आपका कुछ इस तरीके से कैपिटल टी है, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है ना। हमने क्या लिया हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो आपको किसको डिनोट, ये जो आपका जो ये आपका एक कलर को डिनोट कर रहा है और एक आपके सीड के साइज को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, ये कैपिटल टी आर के साथ भी कर सकता है, ये कैपिटल टी स्मॉल वाई के साथ भी कर सकता है, ठीक है ना, सॉरी स्मॉल आर के साथ भी कर सकता है। स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ भी पेयर कर सकता है, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ भी पेयर कर सकता है। सो बाय दिस लॉ वन कैरेक्टर कैन मेक पेयर विद द अदर कैरेक्टर एंड कैन मेक विद द अदर कैरेक्टर एंड द थर्ड कैरेक्टर ऑल्सो, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। क्या करते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ में, ये अगर एक कैरेक्टर अगर दूसरे कैरेक्टर के साथ में पेयर बना रहा है तो वो उसके कैरेक्टर्स को क्या करेगा, एक साथ बनाएगा। और ये आपका एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे के साथ भी पेयर बना सकता है और कैपिटल आर के साथ ही पेयर बना सकता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली ये जो होते हैं कैन सेपरेट, दिस लॉ क्या कहता है, कैन सेपरेट देम, दे विल पास टुगेदर टू द नेक्स्ट जनरेशन,
ओके। ये लॉ भी जो था वो आपका यूनिवर्सली नॉन एक्सेप्टेबल था बिकॉज ऑफ लिंकेज। लिंकेज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच डिफाइंस दैट इफ टू जीन्स आर लिंक्ड टुगेदर टाइटली नो वन कैन सेपरेट देम, दे विल पास टुगेदर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है ना, जब कभी भी हम दो जीन्स को आपस में लिंक्ड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उन्हें कभी भी अलग नहीं कर सकते, हमेशा वो नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ ही जाएंगे। ठीक है, वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, उन्होंने कहा था कि जब दो जीन्स जब अलिल्स आपस में पेयर बनाते हैं तो अलग होने के बाद मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जाने के समय में ये अलग अलग हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। जब दो जीन्स आपस में पेयर बनाते हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में साथ में ही जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी ने कैपिटल आर के साथ अगर पेयर बनाई है तो ये दोनों नेक्स्ट जनरेशन में साथ में जाएंगे, दोनों अलग अलग नहीं होंगे। ओके, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मेंडल का जो लॉ था वो यूनिवर्सली अनएक्सेप्टेड था। ओके, the next is back cross. Crossing of offspring with one of the parent which homozygous dominant, it is performed to improve the breed. Back cross क्या होता है? If we in this case if we want to cross if we want to improve the breed of any wanted condition, then it should be crossed by one of its parent. ओके, सपोज कि हमें क्या करना है कि हमें किसी सपोज हमें एक प्लांट है, इफ़ यू वांट दैट नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हो वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स हो। हमें हमारी डिज़ायर है कि हम जितने भी प्लांट्स चाह रहे हैं वो सारे के सारे टॉल हों। ठीक है, तो अगर हमें टॉल प्लांट्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें रिजल्ट में मिला हुआ है उसको हमें सपोज हमने कि फर्स्ट जनरेशन में हमने क्रॉस कराया है कैपिटल टी और स्मॉल टी को। ठीक है ना, इस पर क्या आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ठीक है ना, ये क्या होंगे, ये आपके सारे के सारे ऑल टॉल प्लांट्स कहलाएंगे क्योंकि सारे के सारे डोमिनेंट होंगे। ठीक है, ये F1 जनरेशन का रिजल्ट है। अब हम चाह रहे हैं कि F2 जनरेशन में जो रिजल्ट आए वो भी कैसे आए, सारे के सारे क्या आए, टॉल प्लांट्स ही आए। तो सारे के सारे जब टॉल प्लांट्स आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें वन ऑफ द पेरेंट यानी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसी के साथ क्रॉस करना पड़ेगा जो कि डोमिनेंट इन नेचर था। तो डोमिनेंट क्या था, कैपिटल टी था। ठीक है, टॉल प्लांट वाला ही डोमिनेंट था, तो हमें डोमिनेंट टॉल प्लांट के साथ में ही F2 जनरेशन है फिर से क्रॉस कराना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने जो रिजल्ट आया था F1 जनरेशन को उसको हमने वन ऑफ देयर पेरेंट के साथ में हमने क्रॉस कर दिया। अब पेरेंट हमने वही चूज़ किया जो कैरेक्टर हमें चाहिए था। अगर हमें चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन हमारे सारे प्लांट शॉर्ट आए, छोटे हों, तो हमें किसके साथ क्रॉस कराना पड़ेगा, तब हमें कौन सा पेरेंट चूज़ करना पड़ेगा जिसका कैरेक्टर जिसके में किसके जीन्स थे, शॉर्ट वाले जीन्स थे। ठीक है, तो बैक क्रॉस वो ऐसा क्रॉस होता है जो जैसा कि हमें प्लांट चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में, उसको पाने के लिए हम उसी के पेरेंट के साथ में क्रॉस करके हम वो अपनी डिज़ायर को जो होता है वो उससे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दिस क्रॉस वी इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ एनी वांटेड कंडीशन, देन इट उस वन ऑफ देयर विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ देयर पेरेंट। ठीक है, पेरेंट्स के हेल्प से हम उस नेक्स्ट जनरेशन में उस क्रॉप की डिज़ायर कंडीशन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। द नेक्स्ट इज टेस्ट क्रॉस. It is a crossing of hybrid with a recessive parent. It is a type of back cross and is used to find out the genotype of an organism. अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का सपोज हमें कोई भी अननोन ट्रेट मिला हुआ है, उसका अगर हमें जीनोटाइप को पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा। ठीक है, फॉर दिस वी शुड टेक वन ऑफ द पेरेंट एज होमोजाइगस रिसेसिव। हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज हमें रिजल्ट में हमें F1 जनरेशन हमें कोई प्लांट मिल गया। ठीक है ना, अब हमें उस प्लांट का क्या पता करना है कि हमें पता करना है कि इसकी जीनोटाइप, देखने में तो वो टॉल है। ठीक है, हमें सपोज एक प्लांट दिया गया है जो कि टॉल है। ठीक है, टॉल प्लांट अगर हमें मिला हुआ है तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो होमोजाइगस टॉल होगा या फिर वो हेट्रोजाइगस टॉल होगा। अब हमें पता करना है कि वो होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, हमें उसका जीन पता करना है। ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर प्लांट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
रेसेसिव पेरेंट के साथ में, ठीक है ना, रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ में, ठीक है। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। अगर हमने ये कंडीशन ली, इसको रेसेसिव के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें ये भी कंडीशन लेकर के देख सकते हैं, ये भी हमने कर दिया, ठीक है ना। इसका रिजल्ट जो आएगा वो आपका आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, ऑल टॉल प्लांट्स। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा, एक प्लांट आपका मतलब दो प्लांट आपके टॉल होंगे और दो प्लांट आपके जो होंगे वो शॉर्ट होंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिला था कि हमें टॉल प्लांट मिला हुआ था, ठीक है। जब हमें सारे टॉल प्लांट मिल रहे हैं तो हम समझ गए कि हमें हमें जो ट्रेट मिला हुआ था पता करना था, जिसका जीनोटाइप हमें पता करना था, वो कैसा था, हमारा प्योर टॉल था। कैसा था, हमें प्योर टॉल था, क्योंकि हमें कोई भी इसमें शॉर्ट प्लांट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, हमें कोई भी इसमें शॉर्ट प्लांट नहीं मिल रहे हैं, पर इसमें हमें शॉर्ट प्लांट मिल रहा है, ठीक है। तो हमें ये ईजिली पता चल जाएगा कि हमें जब लॉन्ग प्लांट जो हमें मिला हुआ था, टॉल प्लांट जो मिला हुआ था, उसका जीनोटाइप कैसा था, प्योर था वो, ठीक है ना। कैसे पता किया हमने इसको, हमने ये पता करने के लिए किसी भी प्लांट, किसी भी ट्रेट, कोई भी ट्रेट अगर हमें मिला हुआ है, उसका जीनोटाइप पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो बाय दिस मेथड वी कैन इजिली कैलकुलेट द genotype of the unknown trait. I hope this is clear to you. The next is reciprocal cross. Reciprocal मतलब होता है interchange, ठीक है। It involves two cross between same parents in which source of male and female gamete is reserved. Nuclear gene inheritance shows some result as male and female parent contribute same number of chromosomes. इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब होता है कि इंटरचेंज कर दें या एक्सचेंज कर दें, ठीक है। तो टू एक्सचेंज द केस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, जैसे कि फर्स्ट केस में हमने क्या लिया कि ए को सपोज हमने मेल ले लिया और बी को हमने फीमेल ले लिया, ठीक है ना। हमने क्या लिया, ए हमारा क्या है, मेल है, और बी हमारा क्या है, फीमेल है। इनके बीच में हमने क्रॉस कराया, ठीक है। जब ये दोनों क्रॉस हो गए, रिजल्ट हमें मिल गया, ठीक है। सेकंड केस में हमने क्या कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमने बी को क्या ले लिया, मेल ले लिया, और ए को हमने क्या ले लिया, फीमेल ले लिया, ठीक है ना, हमने फीमेल ले लिया। अब इसके रिजल्ट में हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हमेशा इन दोनों का रिजल्ट जो होता है वो हमेशा सेम होता है, हमेशा रिजल्ट कैसा होता है, सेम होता है। बट कंडीशन क्या हो जाएगी, गैमेट्स की हमने कंडीशन क्या कर दी, उसको एक्सचेंज कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू you. In the next video, we are going to discuss more about genetics, more definitions in the genetics. Okay, for this time only this much. Thank you. God bless you.